हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैंटीज क्लासेस। तो हम अपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ये पार्ट 4 रहेगा। तो इसमें हम देखेंगे रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस। यानी कहने का मतलब है कि यूएन में जो रिफॉर्म्स आने हैं उसका क्या स्ट्रक्चर रहेगा, किस तरीके से वो प्रोसेस में आएगा, क्या उसके ढांचे में सुधार आना चाहिए, तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमने देखा प्रीवियस वीडियो में कि भाई सुधार की बातें तो सब कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में सुधार हो कितना रहा है, कितने लोग जो हैं इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई हम सुधार करने के लिए तैयार हैं, या आप प्रोसेस को आगे बढ़ाइए, हम आपके साथ है। ठीक है, बातें हैं लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। तो ये हमने देखा था। तो यहाँ पे जो है बात हो रही है सुधार की, तो सुधार तो होना चाहिए। ये सवाल जो है इसके लिए सब सहमत हैं कि हाँ भाई सुधार होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सुधार कैसे किया जाए, क्या इसका तरीका होना चाहिए, तो ये मसला जो है ये बहुत कठिन था इन लोगों के लिए लेना। ठीक है, तो इसी में क्या है, एक लंबी बहस चलती है कि भाई कैसे हम रिफॉर्म्स लेकर आए यूएन के अंदर। तो 1992 में यहाँ पे जनरल असेंबली में एक प्रस्ताव जो है वो पारित किया जाता है कि भाई बताइए कि किस तरीके से रिफॉर्म्स किए जाएं यूएन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखा गया कि 3 कंप्लेन जो हैं वो निकल के आती हैं। 3 जो मेन कंप्लेन्स होती हैं वो क्या होती है देखते हैं। पहली होती है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है ना, वो पॉलिटिकल रियलिटीज पे मतलब बहुत कम काम कर रहा है, उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, पॉलिटिकल चीजों पे ध्यान नहीं दे रहा है। अब इसके अंदर जितने भी कंट्रीज हैं उन सब की पॉलिटिक्स में जो रियलिटीज है ना उसको ये सामने नहीं लेकर आता है। ठीक है, दूसरा क्या है, जो वेस्टर्न वैल्यूज हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जैसे अमेरिका हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गए, तो उनके पक्ष में ये ज्यादा रहता है। ठीक है, इन्होंने इसको डोमिनेट कर रखा है एक तरीके से, खासकर अमेरिका ने। और तीसरी बात ये बोल रहा है कि जो यूएन असेंबली के अंदर जो चीजें होती हैं, जो यूएन परिषद के अंदर जो चीजें होती हैं, तो वहां पे बराबर का यानी इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा है। यानी कोई ना कोई कंट्री जो है, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि वीटो पावर को यूज कर लेते हैं। ठीक है, अगर उनके कंट्री पे कोई बात बनती है तो वीटो पावर को यूज करके वो बच जाते हैं। तो इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है, उसकी लैकिंग यहाँ पे हो रही है। तो ये है 3 यहाँ पे मेन कंप्लेन जो 1992 में रखी गई थी यूएन के अंदर। ओके, तो यहाँ पे क्या है, कोफी अन्नान उस समय पे क्या होते हैं, यूएन के सेक्रेटरी जनरल होते हैं, और जनवरी 1997 में ये ऑर्डर देते हैं कि भाई जाइए और सर्वे करके आइए कि क्या क्या जो चीजें हैं उसमें हमें रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, क्या जांच हमको करनी चाहिए, है ना, क्या चीजें जो है हमको आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। ऐसे करके यहाँ पे एक मिसाल के तौर पे 1997 में जो है कोफी अन्नान जो है कार्रवाई शुरू करने के लिए परमिशन देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बोलते हैं कि भाई जो कंट्रीज यूएन के अंदर मेंबरशिप लेना चाहते हैं यानी मेंबर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे बताया जाता है। और यहाँ पे यही बता रहा है कि किस तरीके से जो न्यू परमानेंट मेंबर बनेंगे और जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं, जो भी न्यू बनने वाले हैं, जो अभी आगे आने वाले सालों में जिनको अपनी मेंबरशिप चाहिए, तो उनके लिए क्या चीजें हैं। तो पहला देखते हैं, अ मेजर इकोनॉमिक पावर, यानी एक मेजर इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए, उसकी आर्थिक जो ताकत है, यानी किसी कंट्री की जो जीडीपी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा क्या है, अ मेजर मिलिट्री पावर, उसकी मिलिट्री पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी उसकी जो सैन्य ताकत है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तीसरा क्या है, यूएन के अंदर उसके बजट का क्या रोल है, वो कितना बजट जो है यूएन को देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये उसका मतलब कितना बड़ा वो एक कॉन्ट्रीब्यूटर है यूएन की बजट के अंदर। ठीक है, अ बिग नेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के मामले में वो ज्यादा होना चाहिए, यानी आबादी के हिसाब से अगर देखें तो वो एक बड़ा राष्ट्र होना चाहिए, बड़ा देश होना चाहिए। और नेक्स्ट है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स पे वो कंट्री जो है कितना काम कर रहा है, यहाँ पे लोग खुश हैं कि नहीं है मानव अधिकारों को लेके, है ना, लोकतंत्र वहां पे कायम है कि नहीं है, तो इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे ध्यान देना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है कि ज्योग्राफिकली वो कंट्री जो है बहुत अच्छा होना चाहिए, इकोनॉमिक सिस्टम उसमें अच्छा होना चाहिए, कल्चरली वो रिच होना चाहिए। ये सारी जो चीजें हैं अगर कोई कंट्री इसको पास कर लेता है तो वो यूएन में मेंबर बनने लायक है। ठीक है ना, तो अगर यहाँ पे जो है, अब देखिए अगर हम इंडिया को देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि इंडिया जो है ये सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया जो है वो यूएन में मेंबर बनने की डिमांड क्यों कर रहा है, परमानेंट मेंबर होने की डिमांड कर रहा है। वो क्यों कर रहा है, क्योंकि देखिए हमारी जो इकोनॉमी है, वो हमारी जो जीडीपी है वो अभी वर्ल्ड में 5th नंबर पे आ चुकी है, यानी हम बहुत आगे आ गए हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी जो मिलिट्री है बहुत अच्छी है।
ठीक है, हमारी जो मिलिट्री है, हमारे जो सैनिक हैं, वो जो पावर है उनकी, वो पूरे वर्ल्ड में जानी जाती है। नेक्स्ट है, हम बहुत अच्छे कंट्रीब्यूटर हैं यूएन के बजट के अंदर, अच्छा खासा हम कंट्रीब्यूट करते हैं। बिग नेशन इन द टर्म्स ऑफ अब पॉपुलेशन में तो भैया हमारा जवाब ही नहीं है, ठीक है, वर्ल्ड में नंबर 1 होने वाले हैं। अच्छा, पॉपुलेशन के कारण क्या है हमारे देश के अंदर, ठीक है, तो अगर कारण अगर कभी मतलब आपको लिखने पड़े तो आप बताना कि भाई फर्टिलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट एंड माइग्रेशन, ठीक है, ये 3 जो चीजें हैं ना, ये किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं। यानी किसी भी देश में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, बर्थ रेट, ठीक है, और डेथ रेट बहुत कम हो गया है, पैदा ज्यादा हो रहे हैं, मतलब ज्यादा इन द सेंस कि पैदा तो उसी हिसाब से हो रहे हैं लेकिन मर कम रहे हैं, यानी डेथ कम हो रही है, मोर्टेलिटी रेट घट गया है। तो इसकी वजह से क्या है, जो मरने की जो संख्या है वो क्या हो गई है, कम हो गई है, और पैदा होने वाली संख्या जारी है, ठीक है। और माइग्रेशन, माइग्रेशन एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में। कोई भी आते हैं, शरणार्थी बनते हैं और फिर वहीं के हो जाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ना हमारे इंडिया में, ये पॉपुलेशन ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम सारी चीजों को मतलब फुलफिल करते हैं, ठीक है। आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में बताना, लेकिन मेरे ख्याल से तो हम सारी चीजों को यहाँ पे फुलफिल करते हैं, इसलिए हमको यूएन में परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। देखो यहाँ पे दे रखी है एक लिस्ट, और ये है मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स, यानी जो यूएन के अंदर कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। ये कब का डाटा है स्टूडेंट, ये डाटा है 2019 का। फर्स्ट 3 आपको याद रखने हैं, ओके, यूएसए, चाइना एंड जापान। तो ये जो सारी कसौटियां हैं, अगर कोई कंट्री इनको फुलफिल करता है, तो यहाँ पे बताया गया कि भाई देखो, सारे देशों में मतलब मोस्टली जो मेंबर बनना चाहते हैं, उन कंट्रीज में कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, यानी किसी की इकोनॉमिक पावर जो है बहुत अच्छी है लेकिन मिलिट्री पावर अच्छी नहीं है, या पॉपुलेशन ज्यादा है पर बाकी की चीजें अच्छी नहीं है। तो कहने का मतलब है कि सारे जो चीजें हैं, सारे जो क्राइटेरिया हैं, वो सब कंट्री जो है फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि भाई यहाँ पे जो वैलिडिटी दी गई है इन सब चीजों की, उसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो यहाँ पे यूएन ने बोला कि आप अपनी राय जो है बिल्कुल दे सकते हैं कि इन सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या प्रॉब्लम है। जो कंट्री मेंबर नहीं भी बनना चाहता है, इंटरेस्टेड नहीं है उस चीजों में, तो वो क्या कर सकता है, इसकी प्रॉब्लम्स को जरूर बता सकता है। चाहे उसको बिल्कुल डिजायर नहीं है मेंबर बनने की, लेकिन वो प्रॉब्लम बता सकता है कि भाई इसमें क्या दिक्कतें हैं, ठीक है। और देखो, जैसा कि हमने देखा कि भाई एक बिग इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए, है ना, एक बिग मिलिट्री पावर होनी चाहिए, और यहाँ पे क्या हमने देखा कि भाई बजट का कंट्रीब्यूशन कितना है, वो सारी चीजें यहाँ पे देखी जाती हैं कि यूएन के अंदर वो मेंबरशिप लेने लायक है कि नहीं है। पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से जो उसकी आबादी है वो कितना मतलब देश के लिए फायदेमंद है, यानी उसकी जो पॉपुलेशन है वो किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए एडवांटेज कर रही है कि डिसएडवांटेज कर रही है, यानी पॉपुलेशन जो है उसका कितना योगदान रहता है किसी भी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स के बारे में बात कर रहा है कि भाई ये जो सारे क्राइटेरिया है, ये मतलब अगर हम बात करें डेमोक्रेसी के एंड ह्यूमन राइट्स की, तो एक लिस्ट बन जाएगी, कंट्रीज जो है पूरी लाइन बना के खड़े हो जाएंगे, क्योंकि मोस्टली जो कंट्री है डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि भाई डेमोक्रेसी से काम नहीं चलेगा ना, यहाँ पे बाकी की चीजें भी हमको देखनी है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई अगर हम देखें डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स के हिसाब से तो एक्सीलेंट रिकॉर्ड बन सकता है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो कंट्री जो है वो कितना इफेक्टिव रहेगा यूएन के अंदर। ओके स्टूडेंट, आगे देखते हैं। यहाँ पे बात हो रही है मैटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन की, कि किस तरीके से यूएन के अंदर जो संख्या है उनको बढ़ाया जाए। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि भाई एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन जो रीजन है उसके हिसाब से, अगर इन जो ये कॉन्टिनेंट्स हैं, अगर इनके हिसाब से हम कंट्रीज को लेते हैं, पहले आप यहाँ पे देख लीजिए ये लोकेशन कौन सी है, तो आपको पता होगा ये एशिया है, ये अफ्रीका है, ठीक है, ये कैरिबियन, यहाँ पे कैरिबियन सी है, इसके आसपास का जो रीजन है उसको कैरिबियन रीजन बोला जाता है, यानी इसके आसपास जो देश हैं। और लैटिन अमेरिका, यानी अमेरिका का जो नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पे मैक्सिको वगैरह ये सब आ जाएंगे। जैसे बोल रहे हैं कि भाई एशिया को ज्यादा तवज्जो दो, अफ्रीका को दो, लैटिन अमेरिका को दो, क्योंकि यूरोप के तो ऑलरेडी दो देश है उसके अंदर, है ना। एशिया के कितने हैं यहाँ पे, अभी देखो रशिया पूरी तरीके से एशिया में नहीं आता है, वो आधा यूरोप में है और मतलब ज्यादा पार्ट उसका एशिया में, यूरेशिया बोल सकते हैं हम उसको। और चाइना, सिर्फ इतने बड़े कॉन्टिनेंट में एक तरीके से एकमात्र चाइना है जो उसको वहां पे मतलब मेंबर बना हुआ है। तो ऐसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे एशिया में जो कंट्रीज है उनकी संख्या बढ़ाई जाए, लैटिन अमेरिका की संख्या बढ़ाई जाए, कैरिबियन रीजन को भी एक आध को शामिल किया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि भाई अगर हम कॉन्टिनेंट को छोड़ के कंट्री के हिसाब से अगर देखें तो क्या वो चीज ज्यादा सही रहेगी कि पर्टिकुलर किसी कंट्री पे ध्यान देके उसको शामिल करने की बात किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस चल रहे हैं एक तरीके से कि भाई अगर हम किसी कंट्री के ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से उसको लें या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से लें,
तो ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में अभी जैसे क्या है, जैसे रशिया को ले लो, रशिया में पॉपुलेशन जो है कितनी कम है, लेकिन उसका जो एरिया है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रशिया है, ठीक है, इसके ये मान लो कि पूरा जो इसका लैंड फॉर्म्स है उसी से घिरा हुआ है, बीच में सेंटर में ही यहाँ पे पब्लिक रहती है, ठीक है। ऐसे ही अफ्रीका का है कुछ ना कुछ, ऐसे ही यहाँ पे अमेरिका का है, मतलब हमारे वर्ल्ड में बहुत सी ऐसी प्लेसेस है जो पॉपुलेशन है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि वहां का जो नेचर है, क्लाइमेट है, वहां पे हर जगह पे तो लोग नहीं रहते हैं ना। लेकिन आप भारत को देख लो, भारत का कोना कोना ऐसा है जहां पे पब्लिक रह सकती है, ठीक है। तो अगर ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से हम देखें तो हम यहाँ भी फिट बैठते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से ना देखकर उस कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखना चाहिए, ठीक है, कि वो कितना इकोनॉमिकली डेवलप हो रहा है। अब अगर यहाँ के हिसाब से देखें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से भी देखें, जैसे इंडिया जो है, इंडिया में जो डेवलपिंग लेवल है वो अलग है, पाकिस्तान में डेवलपिंग लेवल अलग है ना। तो कहने का मतलब है कि श्रीलंका में अलग है। तो कहने का मतलब है कि सबका जो डेवलपिंग नेशन, जितने भी डेवलपिंग नेशन है, उनका जो विकास करने का तरीका है वो भी अलग है। वो एक सीढ़ी पर खड़े हैं, कोई थोड़ी ऊपर सीढ़ी पे खड़ा है, कोई थोड़ा नीचे सीढ़ी पे खड़ा है, ऐसे करके। तो यहाँ पे ये भी डिफिकल्टी होती है, ठीक है। तो डेवलपमेंट के जो आधार है, जो माप है, अगर हम उसको देखें ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से, इकोनॉमिक एरिया के हिसाब से, तो तीसरी चीज यहाँ पे किसको लेकर आ रहे हैं, कल्चर को लेकर। भाई कल्चर का क्या करें अब, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो ज्योग्राफिकली भी रिच हैं, इकोनॉमिकली भी रिच हैं, लेकिन कल्चर बहुत बेकार है, वहां पे बिल्कुल डाइवर्सिटीज की इज्जत नहीं की जाती है, वैल्यू नहीं की जाती है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है ना कि भाई कल्चरली अब उसका क्या करें, इकोनॉमिकली क्या करें, ज्योग्राफिकली क्या करें, तो इतने साल जो है इसी चीज को डिसाइड करने में इनको लग रहे हैं कि भाई किस लेवल से उनको लिया जाए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जिनके कल्चरली स्ट्रीम्स जो हैं बहुत बतेरे हैं, मतलब डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। जैसे इंडिया को ले लीजिए, है ना, इंडिया में क्या है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे क्या है, रिलीजियस के हिसाब से ले लो, कास्ट के हिसाब से ले लो, इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। तो ऐसे करके यहाँ पे जो क्वेश्चन उठ रहे हैं कि कैसे उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बोल रहा है कि अगर हम मेंबरशिप की बात करें, ठीक है, तो हमें पता है कि भाई 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। अब यहाँ पे जो है कुछ कंट्रीज बोल रहे हैं कि जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उनको जो वीटो पावर मिली हुई है उसको एबॉलिश कराया जाए, क्योंकि वीटो पावर का यूज करके एक तरीके से ये भगवान बन जाते हैं, फिर ये किसी की नहीं सुनते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो कंट्रीज ने बोला है कि भाई जो इनको सदस्यता मिली हुई है ना, जो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो 5 परमानेंट मेंबर बैठे हुए हैं, इनकी वीटो पावर को खत्म किया जाए। क्योंकि जो वीटो पावर है ना वो एक तरीके से डेमोक्रेसी को खत्म करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जितने भी कंट्रीज है ना उनके बीच में इक्वालिटी नहीं रह पाती है वीटो पावर की वजह से, ठीक है ना। तो ये जो धारणा है ये मेल नहीं कर पाती है, तो इसी वजह से जो ये क्वेश्चन है ये कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं कि भाई वीटो पावर को रेडिकेट किया जाए, हटाया जाए, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, ये आपको याद रखना है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। तो जैसा कि चार्टर में दिया गया था कि परमानेंट मेंबर जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, देखो जो भी कंट्री पावर में थे ना, तो उनको क्या है, एक परमानेंट सीट मिल गई, ठीक है ना। तो जो भी कंट्री उस समय पे बहुत ज्यादा वर्चस्व में थे तो उनको वो परमानेंट सीट मिल गई है। तो यहाँ पे क्या है, जो स्टेबिलिटी उन्होंने बना रखी है ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही, तो यहाँ पे वीटो पावर जो है इतनी आसानी से नहीं हटने वाला है, ठीक है। ये क्या करता है, इनको एक प्रधानता देता है, इनको मतलब सर्वोपरि बनाता है ये वीटो पावर जो है। और यहाँ पे जो नॉन परमानेंट मेंबर है ना, ये 2 साल के लिए चुने जाते हैं, यानी एक तरीके से यहाँ पे वोटिंग होती है, ठीक है, कि भैया जो 10 कंट्रीज हैं किसको चुना जाएगा, तो उनके लिए वोटिंग होती है, तो वो 2 साल के लिए फिर काम करता है जो जीत जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर वो जीत गया है तो नेक्स्ट टर्म का 2 साल के बाद जो इलेक्शंस होंगे ना, उसको दोबारा उसमें री इलेक्ट नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है कि ऐसे वोटिंग होती है कि भाई सारे कॉन्टिनेंट के जितने भी, पूरा वर्ल्ड में जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, जो भी कंट्री उसके अंदर शामिल है 193 कंट्रीज, तो उन सबको जो है मौका मिल सके यहाँ पे इलेक्ट होने का। जैसे अभी आई थिंक अल्बेनिया है, ब्राजील है, इन सबको मौका मिला हुआ है, तो वो यहाँ पे 2 साल का टेन्योर अपना कंप्लीट कर रहे हैं। तो 2 साल के बाद तुरंत उनको दोबारा री इलेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे वोटिंग के हिसाब से ही इनका जो चुनाव होता है। तो यहाँ पे जैसे बात हो रही है वीटो पावर की, तो जैसे कि नॉन परमानेंट मेंबर को यहाँ पे कोई भी वीटो पावर का प्रावधान नहीं है, उनको कोई वीटो पावर नहीं मिलती है जैसे परमानेंट मेंबर्स को मिलती है। बस उनका काम जो होता है, उनके पास एक 1 वोट
वाली फैसिलिटी होती है, यानी जब वो 2 साल के लिए सदस्यता यहाँ पे कर रहे होंगे तो उनके पास एक वोट होने का अधिकार होगा, चाहे वो देश कितना भी बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे वो कितना भी इकोनॉमिकली वीक हो, कल्चरली वीक हो। तो कहने का मतलब है जो उनको 1 वोट का प्रावधान मिलेगा ना, वो इक्वल होगा किसी भी डेवलप्ड कंट्री के हिसाब से भी, है ना। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि बस इनके पास यही एक चीज है जो 2 साल के लिए इनको चुना जाता है, उनके पास एक 1 वोट होने का अधिकार होता है। बाकी का यहाँ पे जो ये वीटो पावर है इसको यूज कैसे किया जाता है, देखो मोस्टली इसको नेगेटिव मैनर में ही यूज किया जाता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि अगर कोई मैटर है, कोई प्रॉब्लम है या कुछ किसी भी चीज का सॉल्यूशन निकालना है तो उसके लिए डिसीजंस यहाँ पे दिए जाते हैं कि भैया अपना राय बताइए, है ना, अपना वोट दीजिए कि भैया आप इस चीज के लिए सहमत हैं कि नहीं है। तो 5 परमानेंट मेंबर हो गए और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हो गए। तो यहाँ पे जितने भी नॉन परमानेंट मेंबर हैं 10 की 10, अगर वो किसी बात पर सहमत है, ठीक है, उन्होंने वोट कर दिया कि हाँ भाई ये काम यस होना चाहिए, ये काम होना चाहिए। और जो परमानेंट मेंबर है यहाँ पे, जो उसके अगर 4 कंट्रीज जो हैं, मतलब 5 तो होते ही हैं, ठीक है, तो 4 कंट्रीज जो हैं अगर वो भी सहमत हैं कि हाँ भाई ये काम होना चाहिए, लेकिन एक देश ऐसा है जो नहीं चाहता है कि ये काम ऐसे हो, ठीक है, तो वो अपने वोट का इस्तेमाल करेगा, उसको नेगेटिवली उसको यूज करेगा, और ये जितने भी जो बाकी के लोग हैं 14 के 14, इनका जो काम है वो फ्लॉप हो जाएगा। मतलब कहने का है वो आगे प्रोसेस नहीं होगा। तो ज्यादातर यहाँ पे जो वीटो पावर है उसको एक नेगेटिव वोट की तरह यूज किया जाता है, जो कि बहुत गलत है। ये चीज यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अगर हम दोनों ही परमानेंट और नॉन परमानेंट को मिला लें तो 15 वोट हो गए। अब 15 के हिसाब से यहाँ पे जो है मैक्सिमम वोट देखने चाहिए कि भाई जो कंट्रीज हैं वो किस चीज में मैक्सिमम वोट दे रहे हैं, उसके हिसाब से जो मामला है उसको सुलझा देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, तो ये जो चीज है ना, ये यहाँ पे बहुत गलत है, और ये चीज जो है यहाँ पे इक्विटेबल नहीं बनाती है यूएन को, ठीक है। तो नॉन परमानेंट मेंबर जो है यहाँ पे अगर कोई पर्टिकुलर डिसीजन दे भी रहे हैं और इवन परमानेंट मेंबर भी उसमें शामिल हैं, लेकिन एक कंट्री जो है वो नहीं चाहता है कि ऐसा हो, तो वो अपना नेगेटिव वोट यूज करेगा और मामले को रफा दफा कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आगे हम देखेंगे कि भाई इस वीटो पावर को इसी वजह से यहाँ पे एबॉलिश करने की मांग की जा रही है, क्योंकि ये जो वीटो पावर है ना, ये गलत चीज को भी सही करवा देती है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे इसको एबॉलिश करना जरूरी है, या फिर उसको मॉडिफाई करो, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे कंडीशंस लेकर आओ कि भाई मैंने जैसे अभी आपको बताया कि वोटिंग सिस्टम होनी चाहिए तो फेयरली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आप परमानेंट मेंबर हो तो आपकी बात ही मानी जाएगी, ठीक है। तो ऐसे तो आपको होलसेल अधिकार मिल गया हर चीज होने का, तो ये नहीं होना चाहिए। या तो इसको एबॉलिश करो या इसको मॉडिफाई करो, ऐसे करके यहाँ पे डिमांड उठती है। और यहाँ पे जो परमानेंट मेंबर है, अब देखो ये इतना ईजी नहीं है वीटो पावर को एबॉलिश करना। जो परमानेंट मेंबर है वो बिल्कुल राजी नहीं होंगे इस चीज को लेकर कि ये रिफॉर्म हो, है ना। तो उनकी प्रधानता तो खत्म हो जाएगी अगर वीटो पावर को हटा दिया जाए, तो वो बिल्कुल रेडी नहीं है इस चीज को लेके। भले ही कोल्ड वॉर खत्म हो गया है, लेकिन अभी ये जो देखो 5 कंट्री हैं, चाइना है, यूएसए है ना, फ्रांस है, इंग्लैंड है और रशिया है। अभी यूएस और रशिया की जो है बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन दोनों ही ये क्या है, परमानेंट मेंबर है ना। तो यहाँ पे अगर अमेरिका किसी चीज को राय देता है कि भाई ये काम होना चाहिए, तो यहाँ पे रशिया जो है ये डिनाई करवाता है। ऐसे ही रशिया के साथ, मतलब ये यहाँ पे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में चलते रहते हैं, इनके कोल्ड वॉर लगे रहते हैं यहाँ पे। तो चाहे भले ही कोल्ड वॉर वैसे खत्म हो गया हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनके बीच में चलता रहता है। और 1945 के बाद जितनी भी ये ग्रेट पावर्स इनको मिली हुई हैं, ये 5 देशों को मिली हुई हैं, ये बोलते हैं कि अगर हमारी वीटो पावर को खत्म कर दिया जाएगा तो हम तो बिल्कुल नॉर्मल कंट्री की तरह हो जाएंगे, है ना। तो फिर हमारे बीच में और उनके बीच में क्या डिफरेंस रह जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे इनको ये डर है कि अगर ऐसा रहेगा तो यूएन जो है हमें दिलचस्पी नहीं दिखाएगा, हम बिल्कुल अलग हो जाएंगे, हमारी ताकत कम हो जाएगी। और जो बाकी कंट्रीज जो हैं हमको बहुत कुछ मानती हैं, तो उनका इंटरेस्ट हमारे लिए खत्म हो जाएगा अगर हमारी वीटो पावर को खत्म कर दिया जाए। तो उनका जो जुड़ाव है, उनका जो समर्थन है ना, जो हमको मिल रहा है, वो खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यूएन जो है इनको इतना ज्यादा प्रमोट करता है, तो यूएन भी जो है इनको डिनाई न कर दे, इनको इनइफेक्टिव ना बना दे। तो इसी वजह से यहाँ पे जो है वीटो पावर को ये एबॉलिश नहीं करवाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ये मैटर है स्टूडेंट, लेकिन आपको अपनी राय देनी है कि वीटो पावर क्या होती है, और वीटो पावर जो है इसको एबॉलिश करना चाहिए या मॉडिफाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर जो इन 5 देशों को जो वीटो पावर मिली है, क्या ये सही है, गलत है, इसके बारे में आपको जरूर अपनी राय रखनी चाहिए स्टूडेंट। और अगर आपको कुछ समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर के रूप में दे सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है ये देख लेते हैं एक पाई चार्ट के रूप में कि भाई 1 जून 2018 तक यहाँ पे सबसे ज्यादा जो वीटो पावर यूज की है परमानेंट मेंबर में, तो उसमें कौन है, सबसे ऊपर है भाई रशिया,
ठीक है, क्योंकि अब देखो यहाँ पे क्या होता होगा, यूएसए जो है वो किसी चीज को लेके सहमत होता होगा तो रशिया को वो बात बिल्कुल पसंद नहीं है, वो तो शुरू से चलता आता है इनका, तो इसलिए वो डिनाई करता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये सबसे ज्यादा जो 135 टाइम्स जो है इसने अपनी वीटो पावर को यूज किया है। नेगेटिव के लिए ही यूज करते हैं ज्यादातर वीटो पावर, याद रखना। सही चीज के लिए तो सहमत सभी हो जाते हैं। यूके ने 32 टाइम्स किया है ना, फ्रांस ने 18 टाइम्स किया है, चाइना ने 11 टाइम्स ही किया है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा जो ये वाला टॉपिक है कि क्या स्ट्रक्चर में रिफॉर्म्स होने चाहिए, ये होता है फिनिश। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्लास में जो है इसका जुरिडिक्शन देखेंगे कि भाई इसमें क्या न्याय अधिकार होते हैं यूएन के अंडर में, वो चीज हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस चैप्टर की अच्छी पकड़ बनानी है स्टूडेंट, और इसकी सारी वीडियोस अच्छे से देख लेना। अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो तब तक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए।